हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घूमंत इंस्टीट्यूट में। आज का ये टॉपिक, आज की ये वीडियो 12th क्लास की फिजिक्स की वीडियो रहेगी। और फिजिक्स में आपका आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन 8। लेसन 8 से पहले हमने लेसन 7 तक कंप्लीट करा दी है। काफ़ी दिन से बीच में छुट्टी थी क्योंकि नेटवर्क की दिक्कत आ रही थी, वो धीरे धीरे करके सॉल्व होती जा रही है और कुछ दिनों में पूरी तरह से कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगी। तो आज आपका हम लेसन 8 विद्युत चुम्बकीय तरंगें स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंगें और इसकी ये पहली वीडियो है। इसको 2 वीडियो में हम खत्म कर देंगे, यानी इसके केवल 2 भाग हैं। मैं तो एक भाग में कोशिश करूंगा खत्म हो जाए, क्योंकि एक भाग में थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, इसलिए हम 2 भाग बनाएंगे, भाग 1 भाग 2। दूसरा भाग में खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें, आज इस चैप्टर में से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम IIT नीट वगैरह में कैसे प्रश्न आएगा, बोर्ड में कैसे प्रश्न आएगा, और इसका बेस आज मजबूत हो जाएगा आपका, इससे कि आपका आने वाले चैप्टर्स में कोई दिक्कत ना रहेगी। आगे चैप्टर पढ़ा जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत ना रहेगी। ठीक है, और आज की जो विशेष तौर पर टॉपिक रहेगा विस्थापन धारा। विस्थापन धारा को हम बहुत ही प्यार से समझेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है विस्थापन धारा का, बहुत बच्चों का, मैं कहूँगा 98% बच्चों का क्लियर नहीं रहता है, और ना ही टीचर इसको क्लियर करवा पाते ढंग से। ठीक है, तो आज हम इस पर विस्थापन धारा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं। तो देखिएगा, विस्थापन धारा विद्युत चुम्बकीय तरंगें पढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे जाओ। पीछे कहां से, यानी इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे वाले चैप्टरों पर जाइएगा। सबसे पहले एक चुंबकीय क्षेत्र वाला जो चैप्टर था, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, वो, और उससे पहले गतिशील आवेश, गतिशील आवेश पढ़ा था। ठीक है, इसमें क्या पढ़ा था आपने, गतिशील आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये वाला चैप्टर पढ़ा था। तो हमने वहां पर बात करेंगे यहां से अरस्टेड से। अरस्टेड ने क्या बताया था, वैज्ञानिक अरस्टेड, ठीक है, वैज्ञानिक अरस्टेड ने 1820 में क्या बताया था कि जब भी कभी भी आवेश किसी चालक में, जब क्या होता है, आवेश गति करता है, तो वो क्या कर देता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अर्थात धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इन्होंने बताया था क्या, कि धारावाही जो चालक है वो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करता है, चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि MF, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। कौन, धारावाही चालक। अर्थात जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं, ध्यान से समझ लेना, जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं, ये कोई चालक है, तो चालक में मैं धारा प्रवाहित करूं तो इसमें क्या होगा, ये चारों ओर क्या करेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र, इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र लूप में इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करता है, जिसकी दिशा इस तरह से रहती है। ठीक है, ऐसे करके। तो ये हमने पढ़ा था, जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। राइट, अब आगे की बात करते हैं। ये बताया था अरस्टेड ने। फिर बाद में आपके क्या आए थे, बायो और सेवर्ट आए थे, जिन्होंने इसको बहुत ज्यादा स्टडी किया। इन्होंने तो केवल इतना ही बताया था, उन्होंने फिर इसकी वैल्यू बताई थी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो उससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये सबसे पहले किसने बताया, अरस्टेड ने बताया। लेकिन देन इनके बाद फिर वैज्ञानिक आते हैं आपका अरस्टेड, अरस्टेड के बाद में वैज्ञानिक आते हैं आपके कौन से, बायो और सेवर्ट। ये 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा स्टडी किया। फिर इन्होंने अपना एक नियम दिया था, और इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र बताया था कि B बराबर μ0/4π I डेल्टा L sin θ/r², ये बताया था इन्होंने नियम। इन्होंने क्या नाम बताया था, जब किसी धारावाही चालक के लघु अवयव यानी डेल्टा L के कारण किसी बिंदु पर एक बिंदु P है जो इससे थीटा कोण बनाता है, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इतना होगा। किसी धारावाही चालक के कारण, किसी धारावाही चालक के एक छोटे खंड के कारण, यानी छोटा खंड डेल्टा L के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो था वो इतना होता है। ये किसने बताया था, बायो सेवर्ट ने अपने नियम में बताया था, अर्थात बायो सेवर्ट ने बताया था। ठीक है, अब इसके ऊपर ज्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा, क्योंकि इस चीज को तो आप पढ़ चुके हो, तो इसका मोटा मोटी आप समझ गए। अरस्टेड ने बताया कि धारावाही चालक, अर्थात जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। फिर बाद में इनका मान भी पता चला। फिर आते हैं वैज्ञानिक मैक्सवेल। मैक्सवेल ने इसके क्या बताई थी, दिशा के बारे में बताई थी कि चुंबकीय, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम, इस तरीके से बताई थी इसकी दिशा। लेकिन अब यहां से यह चीज तो पता चल गई कि जब
धारा वही मतलब चुंबकीय, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यहां तक सीख गए। फिर इसके बाद में एक फैराडे भी आते हैं। फैराडे ने अपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम दिए थे। यानी गतिशील आवेश के बाद में आपका एक नया चैप्टर आता था फैराडे का, ठीक है, विद्युत चुंबकीय संबंधी फैराडे के नियम। उस चीज को भी समझो जरा। उनका क्या था? उनका कहना यह था, अर्थात उन्होंने ये चीज बताई थी कि जब किसी कुंडली में हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, अर्थात जब इसकी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, इसके कारण इसके में क्या चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। और यानी कि जब किसी कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इससे क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और इसके जब पास रखी कुंडली में, और इसका क्या हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है। जब चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण पास रखी दूसरी कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे, धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और जब इसमें हम इस धारा के मान को घटाएं बढ़ाएं, अर्थात हम इसका चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन से, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये चीज फैराडे ने बताई थी। फैराडे के नियम भी यही थे कि किसी कुंडली में यानी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर या किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। E बराबर -n d∅ या d∅/dt ये था। या n लगाओ या मत लगाओ, जो n फेरे हैं तो n लगाओ, नहीं तो d∅/dt ये था। तो किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की दर के, यानी चुंबकीय फ्लक्स डेल्टा फाई बी, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, परिवर्तन की, और वो भी कैसी, ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये बताया था। ये आपका क्या था? फैराडे का नियम था। तो फैराडे ने ये चीज बता दी कि जब चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये बातें फैराडे ने बताई। फिर भाई यहां तक तो क्लियर हो गई। चालक में धारा प्रवाहित करने से उसके चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी इसमें चालक में धारा, विद्युत धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और इसके मान में परिवर्तन करने से चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है। अर्थात चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल, अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यहां तक समझ में आ गया? 3 बातें हो गई। यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या बन गया, चालक में धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चालक में धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन से विद्युत वाहक बल, अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूं, तो देखिएगा यहां से। अब देखो, अब इस चैप्टर पर पहुंचते जा रहे हैं, बिल्कुल इसकी जड़ पर पहुंच जाएंगे अब, बिल्कुल ठीक है। देखिएगा कि धारा प्रवाह से, चालक में धारा प्रवाह से, क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन से क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन से उत्पन्न हो रहा है विद्युत वाहक बल, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? और विद्युत वाहक बल से ही आपको उत्पन्न हो रही है प्रेरित धारा। तो यहां से आपको ये चीज है कि भैया चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, यानी कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो यानी कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, इसका मतलब क्या है, परिवर्ती का मतलब है चेंज करना, परिवर्तन, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, अर्थात प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, ये चीज है। तो ये चीज तो फैराडे ने बताई थी, ये चीज फैराडे ने बताई थी कि भैया परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत वाहक बल, अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन बाद में ये चीज कहां से स्टार्ट हुई थी, 1820 ऑरस्टेड के प्रयोग के बाद से ये सारी चीजें प्रारंभ हुई थी। 1820 से चलते 1831 आ जाती है, और 1831 में वैज्ञानिक आते हैं मैक्सवेल,
कौन से वैज्ञानिक आते हैं? मैक्सवेल। और मैक्सवेल ने इस चीज को बहुत ज्यादा अध्ययन किया और उन्होंने उनके दिमाग में उल्टी चीज आई। उल्टी चीज क्या चीज आई? कि भैया परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न कर रहा है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित धारा उत्पन्न कर रही है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। तो इन्होंने उल्टा किया कि क्या वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है? इस बात का यहां से स्टार्ट होता है। तब ये विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, विस्थापन धारा, तब इन चीजों का जन्म होता है। तो पूरी हिस्ट्री समझ में आ गई आपको। तो यानी कि ये चीज तो फैराडे ने बताई कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से विद्युत वाहक बल या विद्युत क्षेत्र अर्थात चुंबकीय विद्युत वाहक बल प्रेरित धारा या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फैराडे ने ये बात बताई। मैक्सवेल ने इसके विपरीत सोचा और कहा कि भाई वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है? तो इस बात की अब पुष्टि के लिए उन्होंने काफी सारी स्टडी की। उसके बाद में इन्होंने एम्पियर के परपतीय नियम को भी जाना। एम्पियर का परपतीय नियम क्या था? एम्पियर का परपतीय नियम भी आता है, उसको भी समझते हैं। ठीक है, चलिएगा, यहां तक तो समझ में आ गया। फैराडे ने ये चीज बता दी। अब इसके बाद मैक्सवेल ने ये चीज सोच ली। अब यहां के बाद सोचने के बाद इस पर वर्क करते हैं। वर्क क्या होता है वो चीज समझिएगा आप। इसमें वर्क क्या वर्क हुआ वो चीज समझो। देखिएगा, अब सबसे पहले हम विस्थापन धारा, यहां पे मैक्सवेल ने सबसे पहले क्या किया? विस्थापन धारा डिफाइन की। विस्थापन धारा की उत्पत्ति की। वो उत्पत्ति कैसे की? सबसे पहले इन्होंने देखा, पहले आप समझिएगा एम्पियर का परपतीय नियम। एम्पियर का परपतीय नियम ये तो आप पढ़ चुके हो वैसे, ये मैंने पहले चैप्टर में पढ़ा दिया था। क्या था देखिएगा। अब समझते हैं पहले एम्पियर का परपतीय नियम क्या था। एम्पियर का परपतीय नियम था कि जैसे कि कोई बंद लूप है और इससे कोई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इन्होंने बताया कि किसी भी बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस लूप के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा का म्यू जीरो गुना होता है। राइट, तो इन्होंने एम्पियर का परपतीय नियम क्या था? किसी भी बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, देखो ये समाकलन होता है, बायोलॉजी वाले ध्यान रखना, ये समाकलन बंद लूप का रेखीय समाकलन। इसमें ये बंद लूप, ये गोल सा लगा देते तो मतलब क्या है? ये क्लोज सर्किट। इसका मतलब तो समाकलन है, खुला भी हो सकता है, लेकिन जब हम बंद लगा देंगे तो ये क्या? किसी बंद लूप का चुंबकीय रेखीय समाकलन है, बंद लूप का समाकलन। और डेल्टा एल लग गई तो रेखीय समाकलन। किसी भी बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस लूप में प्रवाहित धारा का एफ, यानी कि ये क्या है? म्यू जीरो गुना होता है। एप्सिलॉन जीरो गुना तो ये है, इसको बोलते हो म्यू जीरो। तो म्यू जीरो गुना जैसे कि ये आई है, 2 की गुणा करने 2 गुना, आई है 3 गुना, आई है म्यू जीरो गुना होता है। तो क्लियर है बात? तो किसी भी बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस लूप में प्रवाहित धारा का म्यू जीरो गुना होता है। क्या? म्यू जीरो गुना होता है। ये एम्पियर का परपतीय नियम था। ठीक है, तो अब बात आ रही थी मैक्सवेल की, और मैक्सवेल ने क्या चीज कही थी? मैक्सवेल ने ये चीज कही थी, मैक्सवेल ने अपनी एक हाइपोथेसिस दी, मैक्सवेल ने अपनी एक परिकल्पना दी। मैक्सवेल ने परिकल्पना क्या दी थी? मैक्सवेल ने एक परिकल्पना दी। इन्होंने परिकल्पना की, क्या दी? जिस तरह से चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार से वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। इन्होंने एक परिकल्पना क्या दी थी कि परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र
उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है। ये चीज जिस तरह से देखना जरा, इससे पहले जो फैराडे थे, फैराडे ने क्या चीज बताई थी? फैराडे ने अभी तो मैंने बताया था आपको, फैराडे ने क्या बताई थी कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ये फैराडे ने बताई थी ये वाली बात, फैराडे ने, ठीक है। तो फैराडे के जो नियम था उसी का विपरीत सोचा मैक्सवेल ने, और 1831 में एक अपनी हाइपोथेसिस दी, अपनी एक परिकल्पना दी। अब उन्होंने एक विचार करके एक प्रस्तुत किया, क्या कि जिस तरह से परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से हम परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र अर्थात वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं। ये चीज मैक्सवेल ने बताई, और इसी चीज को उन्होंने सिद्ध करने के लिए, इसी चीज को, इसी परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए अर्थात इस यानी कि परिवर्ती चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उन्होंने विस्थापन धारा का प्रयोग किया था। विस्थापन धारा का प्रयोग कैसे किया था? वो एक्चुअली में क्या हुआ था कि जब इन्होंने, मैक्सवेल ने परिकल्पना की थी ये कि परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, इस बात की पुष्टि करने के लिए इन्होंने एक संधारित्र को आवेशित करने के लिए एक संधारित्र के आवेशन की प्रक्रिया पर विचार किया, और संधारित्र को आवेश करने पर इन्होंने यहाँ पर एक संधारित्र लिया और संधारित्र को उन्होंने धारा दी, इसको आवेश किया, और आवेश करते समय इसका चुंबकीय क्षेत्र निकाला इसके बाहर। और जैसे ही जब इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र निकाला तो जो एम्पियर का नियम था, यहाँ पर एम्पियर का परपतीय नियम लगाया संधारित्र के लिए, तो एम्पियर का परपतीय नियम गलत उत्तर देने लगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एम्पियर का परपतीय नियम गलत हो गया। तो एक्चुअली में एम्पियर का परपतीय नियम गलत नहीं था, एम्पियर का परपतीय नियम सही था, लेकिन उसमें कुछ पद छूट गए थे। अर्थात उस समय की सिचुएशन, एम्पियर ने जब ये नियम दिया था तब ये सही वर्क कर रहा था, सही अब भी वर्क करता है, लेकिन इसमें क्या था कि ये केवल उन्होंने जब चेक किया था तो इन्होंने साधारण धारा के लिए चेक किया था। उन्होंने, एम्पियर ने जब ये परपतीय नियम दिया था तो उनके सामने ऐसी सिचुएशन नहीं आई थी, उन्होंने संधारित्र पर यह नियम नहीं लगाया था, संधारित्र को आवेश करते समय ये नियम नहीं लगाया। तो इसीलिए, लेकिन जब मैक्सवेल ने संधारित्र को आवेशित करने के लिए मैक्सवेल का यानी कि एम्पियर का परपतीय नियम लगाया, तो इस नियम से इसका उत्तर गलत आने लगा। जब गलत आने लगा तो मतलब क्या है कि इस नियम में उन्होंने संशोधन किया, और संशोधन करने के लिए उन्होंने एक धारा की परिकल्पना की। उस धारा को बोला गया विस्थापन धारा या मैक्सवेल की विस्थापन धारा। तो विस्थापन धारा की हिस्ट्री समझ में आई कि उन्होंने, मैक्सवेल ने अपनी एक परिकल्पना दी थी, जिसके अनुसार उन्होंने बताया कि परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। वैद्युत क्षेत्र यानी परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र मतलब वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। इसी परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए मैक्सवेल ने एक आवेश यानी एक संधारित्र के आवेशन की प्रक्रिया पर विचार करते हुए एम्पियर का नियम लगाया। लेकिन एम्पियर का नियम लगाने पर एम्पियर के नियम में कुछ त्रुटि, कुछ दोष मिला। इस दोष को दूर करने के लिए मैक्सवेल ने एक अतिरिक्त धारा की परिकल्पना की, जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। एक्चुअली ये नियम कैसे फेल हुआ था और फिर ये कैसे इन्होंने इस फेल हुए नियम को कैसे सही किया और इसमें क्या पद जोड़ा, ठीक है। उन्होंने बताया एम्पियर के परपतीय नियम को ये पूरी तरह से परफेक्टली सही नहीं है, लेकिन इसको अभी भी सही माना जाता है। ये कब तक सही है? जब तक ये संधारित्र पर ना लगाया जाए। मैक्सवेल का परपतीय नियम संधारित्र पर लगाया जाता है तभी ये खराब हो जाता है, अर्थात ये उत्तर गलत देने लगता है। तो अब मैक्सवेल ने इसको कैसे सही किया एम्पियर के परपतीय नियम को, वो जानते हैं। देखिएगा, यहीं से जन्म होता है विस्थापन धारा का। देखिएगा,
अब आते हैं अपने विस्थापन धारा पर। विस्थापन धारा ज्ञात करने के लिए, विस्थापन धारा ज्ञात करने के लिए एक आवेशी संधारित्र पर विचार करते हैं। ठीक है, माना हमारे पास एक संधारित्र C है और इसमें हम एक परिवर्ती धारा, समय के साथ परिवर्ती धारा IT प्रवाहित करते हैं, और प्रवाहित करने से हम इसके यानी कि इस धारा, इस चालक तार की जो धारा है इसके बाहर एक बिंदु P मानते हैं, और जहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर मैक्सवेल का एम्पेयर का परपति नियम लगाएंगे। कहाँ पर? थ्योरी आपको नोट्सों में लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक है, और कोई भी टेंशन नहीं लेना है किसी प्रकार की। देखिएगा इसमें क्या है, मैं एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं कि विस्थापन धारा ज्ञात करने के लिए हम एक संधारित्र के आवेशन की प्रक्रिया पर विचार करते हैं, जिसके लिए हम इसमें माना कि इस एक संधारित्र है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, समय के साथ परिवर्ती धारा, समय के साथ परिवर्ती धारा यानी कि IT, समय के साथ परिवर्ती धारा बोलूंगा मैं इसको, I बोल दीजिए, या समय के साथ परिवर्ती धारा I प्रवाहित हो रही है। तब इस चालक तार से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो उसके लिए हम मैक्सवेल एम्पेयर का परपति नियम लगाएंगे। तो एम्पेयर का परपति नियम क्या कहता था, किसी भी लूप से, किसी भी बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा का μ0 गुना होता है। ये था, यहां पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। ठीक, यहां पर आपका एम्पेयर का परपतीय नियम लगा दिया। एम्पेयर का परपतीय नियम लगाने के बाद आपको एक चीज पता है कि भाई A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर क्या होता है, AB cos थीटा होता है। ठीक है, तो यहां पे ये नियम लगाना जरा, तो ये आ जाएगा आपका B डेल्टा L और cos थीटा आएगा, और cos थीटा की जगह पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 अंश क्यों आ जाएगा, क्योंकि B वेक्टर यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और डेल्टा L यानी कि ये लंबाई का जो वेक्टर है, ये दोनों की दिशा एक ही तरफ रहती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर, और ये चीज़ तो ये इतना में ज़्यादा BSc वगैरह में आता है, लेकिन ये तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं आप लोग। ठीक है, इसलिए इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना है। मतलब ये जब कोण इसमें दिखाई ही नहीं दे रहा कोण, तो यहाँ पर क्या होगा, सीधी सीधी बात है BDL लगाओगे आप, सिंपल सी बात इतना है। तो इन दोनों लाइन को लिखने की वजह आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इस पर वेक्टर लगाओ या मत लगाओ। तो इन दोनों लाइनों को ज़्यादा माइंड में मत लेना कि सर ने ये क्या कर दिया, तो और फिर भी जिनको जो ले रहे माइंड में उनको मैं बता दूं कि बेटा रे ये जो B वेक्टर है ये चुंबकीय क्षेत्र है, कि इस बंद लूप का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो, और चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, जब रेखीय समाकलन निकालते हैं किसी भी चुंबकीय क्षेत्र का, तो वो उसी तरह से निकालते हैं जिधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, जिधर B की दिशा होगी उसी तरफ हम DL की लेते हैं दिशा, तभी हम इसका क्या निकालते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निकालते हैं। रेखीय समाकलन का ही मतलब क्या है कि इसी के सापेक्ष हम निकालेंगे, तो दोनों की दिशा एक ही तरफ होनी चाहिए। जब दोनों की दिशा एक ही तरफ रहेगी बेटा रे, तो इनके बीच में कोण कितना होगा, 0 अंश। जब कोण 0 अंश होगा तो cos 0 का मान होता है 1, तो cos 0 खत्म कर दिया, ये आ गया। ठीक है, तो जब ये दोनों की दिशा एक तरफ मानते हैं, राइट, क्योंकि ये रेखीय समाकलन निकाल रहे हैं सीधे सीधे। एम्पेयर का परपतीय नियम ही तो ये कहता है कि किसी बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, इसी बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये जो है धारा एक तरफ ही लेते हैं, राइट, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम बात चलेंगे, हम इसकी आगे की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, और मैं आपको और समझा दूं। देखिएगा ये इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, और इसी तरह से यहाँ पे हम क्या लेंगे, छोटा सा रेखीय अल्पांश लेंगे जो कि इसी तरीके से इस पर चारों तरफ घूम रहा है। तो आपको इतना ज़्यादा माइंड में नहीं लेना कोई बात। ठीक है, ये हो गया। बस इतना याद रखिए कि B वेक्टर और डेल्टा L वेक्टर की जो दिशा है वो एक ही है, राइट। तो देखिएगा अब ये चीज़ आ गई, और यहाँ से मैं B वेक्टर को बाहर निकाल लूँगा, और ये चीज़ क्या हो जाएगी, डेल्टा L μ0 और I, और ये कितना हो जाएगा, ये देखना जरा, ये लंबाई कितनी बैठेगी, जितनी ये वृत्ताकार लूप है, वृत्ताकार लूप की लंबाई कितनी होगी, इसकी त्रिज्या r है तो इसकी लंबाई उतनी होगी जितनी ये वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है। तो यहाँ पे लिख दोगे संपूर्ण वृत्त के लिए डेल्टा L बराबर कितना हो जाएगा, 2πr, यानी कि वृत्त की परिधि
वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगी दूरी। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी वृत्त की परिधि, यानी 2πr, ये μ0I। तो b की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, μ0I बट्टे 2πr, इतना आ जाएगा। और ये आपने वैसे भी हमने एक डेरिवेशन भी कराया था इससे पहले वाले चैप्टर में कि जब कोई किसी धारावाही लूप के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र r दूरी पर r बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र इतना ही तो आया था, b बराबर μ0 बट्टे ये आया था, b बराबर देखना जरा μ0 बट्टे 2π और I अपॉन r। इस पर तो काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी कराए थे हमने 5वें चैप्टर में, राइट। तो 5वें चैप्टर में ये कराया था, तो वही चीज़ तो है। देखना जरा, इसको आप खड़ा कर दो तो इस तरीके से ये तार है और इस पर आपका क्या है कि ये इस तरीके से इसमें धारा बह रही है और इसके कारण यहाँ पर बिंदु क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र इतना ही तो होता है, ये आ गया। तो ये तो हम चित्र 1 की बात कर रहे हैं, चित्र 1 के लिए आ गया है, चित्र 1 के लिए, चित्र 1 के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम इस चित्र 2 पर विचार करो जरा, चित्र 2 पर विचार करो। और जब चित्र 2 पर विचार करोगे तो आपको एक चीज दिखाई साफ साफ मेंशन हो रही है कि इसका जो चित्र है कुछ अलग तरीके का लूप लिया है, ये कुछ अलग तरीके का लूप लिया है। इस चित्र के लिए इस बिंदु पर, बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है इतना है, लेकिन इस चित्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, चित्र 2 के लिए, चित्र 2 यानी कि ये दूसरा चित्र है, इस चित्र 2 के लिए B का मान कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि इसमें जो ये धारा जो है, ये धारा ये पार नहीं हो रही है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र हमने एक बंद लूप ऐसा माना है, बंद लूप इस तरीके से, और ये पूरा, तो यानी कि देखिएगा एम्पीयर का परपतीय नियम ये कहता था कि किसी भी बंद लूप से होकर गुजरने वाली धारा, किसी बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उसमें से गुजरने वाली धारा का μ0 गुना होता है। और यदि मैं कह रहा हूं कि ये कोई धारा है, ये कोई चालक तार है, और हम में कोई चित्र इस तरीके से ले रहा हूं, ये कोई चालक तार है और मैं धारा एक क्षेत्रफल इस तरह से ले रहा हूं, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, भाई ये भी तो मतलब क्षेत्रफल का मतलब क्या है, कोई बंद लूप, भाई लूप तो ये भी है, लूप तो कैसी भी हो सकती है, इसमें आकृति थोड़ी ना बताइए, ये भी लूप है, बंद लूप है। बंद लूप का मतलब जो बंद हो, चाहे उसकी आकृति कैसी भी हो, देखो ये भी बंद लूप है, ऐसे करके ये भी बंद लूप है, तो मतलब इसका कोई क्षेत्रफल है, कोई क्षेत्रफल नहीं है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से ये हमने कोई एक वृत्ताकार, यानी ये इस तरह से लूप माना है कि ये इस संधारित्र की इस प्लेट को कहीं पर भी स्पर्श नहीं कर रही है। हम ऐसा मानते हैं, माना कोई लूप इस तरह से मानते हैं जो इस चालक तार को कहीं पर भी स्पर्श नहीं करती है, ये लूप हमने कहीं पर भी स्पर्श नहीं करती हुई मान ली, ठीक है। जब कहीं पर भी स्पर्श नहीं करेगी तो इसमें से कोई धारा प्रवाहित होगी ही नहीं, जब कोई धारा नहीं प्रवाहित होगी तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि ये, जब इसमें धारा का मान 0 रहेगा तो ये B का मान तो कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पे एम्पीयर का नियम लगाओगे, लगेगा ही नहीं। जब एम्पीयर का नियम नहीं लगेगा, और जबकि एम्पीयर का नियम यही कहता है किसी भी बंद लूप से, तो मतलब क्या, यहाँ पर तो एम्पीयर का नियम गलत सिद्ध हो गया, लेकिन एम्पीयर का नियम गलत नहीं है, उसमें कुछ पद छूट गया है ऐसे चित्र के लिए। उसने तो सीधे सीधे चित्र के लिए बता दिया, सीधे सीधे लूप के लिए बता दिया कि ये ऐसा लूप है तो हम उसमें चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। लेकिन जब उसकी कोई आकृति ऐसी आ जाए जिसको हम आकृति को डिफाइन नहीं कर सकते, तो फिर कैसे निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र, उसके लिए फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये नियम, तो यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो उसके लिए मैक्सवेल ने बताई थी एक नई धारा की परिकल्पना की, जिसको बोला था विस्थापन धारा। अब विस्थापन धारा का भी मान निकालेंगे। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, इसके इस चित्र के लिए धारा का मान क्यों 0 हो गया, क्योंकि सपोज दैट, देखो एक बार फिर से समझो भाई, एम्पीयर का नियम ये था, किसी भी लूप से, किसी लूप का जो चुंबकीय क्षेत्र है, किसी भी लूप का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये रेखीय समाकलन किसी भी बंद लूप का, इसका मतलब क्या, बंद लूप, गोल लग रहा है तो बंद लूप, किसी भी बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, इसमें प्रवाहित, इससे होकर गुजरने वाली धारा, इससे होकर गुजरने वाली धारा या इससे होकर प्रवाहित धारा का μ0 गुना होता है। ये वाला नियम था, ये नियम था। समझ में आ गई बात? नियम क्या था, इस लूप से होकर गुजरने वाली धारा। और यदि मैं कहने लगूं कि मेरे पास एक ऐसी लूप है और उसमें से कोई धारा ही नहीं गुजर रही, तो उसमें से जब कोई धारा नहीं गुजरेगी
तो ये एम्पेयर का नियम लग जाएगा उस पर, ये वाला नियम लग जाएगा। जब मैं कह रहा हूं कि एक हमारे पास ऐसी लूप है जिसमें से कोई धारा ही नहीं है, तो क्या ये नियम लग जाएगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एम्पेयर के नियम में ही ये बोला है कि किसी भी बंद लूप से, बंद लूप का जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उसमें से होकर प्रवाहित धारा का म्यू 0 गुना होता है। ये एम्पेयर का नियम है। जब उसमें कोई ऐसी लूप ही नहीं है तो उसमें धारा क्या बहेगी? यदि मैं कह रहा हूं इस लूप से कोई धारा ही नहीं जा रही है, तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना होगा? 0 होगा। सिंपल सी बात है। समझ में आ गई बात? और यदि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र 0 है तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये भाई यहाँ पे संधारित्र और ये संधारित्र है, तो ऐसा तो नहीं है कि जब हम इसको जोड़ देंगे किसी, मान लीजिए इसको मैं बैटरी से जोड़ दूं तो इसमें ऐसे करके धारा तो बहेगी, क्योंकि ये संधारित्र है। संधारित्र है तो इसके प्रेरण द्वारा यहाँ से धारा प्रवाहित होती है। ये प्रेरण द्वारा इसमें क्या हो जाता है? इसमें से आवेश यहाँ पर, भाई यहाँ पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, तो प्रेरण द्वारा उतना ही विपरीत आवेश यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है, तो धारा तो इसमें बहेगी। लेकिन धारा बह रही है, लेकिन यहाँ पर एम्पेयर का परपतीय नियम नहीं लग पा रहा है। एम्पेयर का परपतीय नियम नहीं लग रहा है। एम्पेयर का परपतीय नियम यहाँ पे लगा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर धारा यानी चुंबकीय क्षेत्र 0 आ रहा है। लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र 0 नहीं है। जब नहीं है तो वो है कितना, वो ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल ने बताया था। अब समझ में आ गया? क्योंकि अब देखना जरा, हम एक चित्र ऐसा मान रहे हैं, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। इस चित्र को हम ऐसा मान रहे हैं, देखिएगा इस चित्र को हम कैसा मान रहे हैं? ऐसा देखो कि ये वाला जो है एक संधारित्र है और ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये बैटरी से। तो भैया इसमें तो धारा बहेगी, सिंपल सी बात है, धारा ऐसे जाएगी और ऐसे आ जाएगी, ठीक है। ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये और ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे धारा निकालेंगे, यहाँ पे निकल जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे निकल जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन यदि मैं कोई ऐसा लूप मान लो, भाई ये भी एक लूप है, तो इसमें एम्पेयर का नियम लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, क्योंकि यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है। लेकिन मैं एक लूप ऐसा मान रहा हूँ, ऐसा करके, तो धारा केवल जो चालक तार है, चालक तार केवल यहाँ तक है, यहाँ के बाद में एक संधारित्र लगा हुआ है। तो मैं एक लूप इस तरह से मान रहा हूँ जो कि संधारित्र को भी कहीं पर भी टच नहीं कर रहा है, ना इस तार को टच कर रहा है, ऐसा लूप मान रहा हूँ ऐसा। तो ये आर पार तो नहीं जा रही है धारा। जब आर पार नहीं जाएगी धारा इससे, क्योंकि ये संधारित्र चालक तार नहीं है, चालक तार के आर पार होता है लूप, तब तो वहां पे एम्पेयर का नियम लगता है। लेकिन यदि मैं इसको इस तरह से मान लूं, ठीक है, और चालक तार ऐसे करके घूम रहा है और मैं लूप ऐसे मान रहा हूं, तो वहां पे एम्पेयर का नियम नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार से मैं इस वाले यहाँ पे से एक बिंदु पी है और पी से होता हुआ ऐसे लूप मान रहा हूं, ये भी तो बंद लूप है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं निकलेगा, यानी कि यहाँ पे एम्पेयर का नियम नहीं लगेगा। तो वहां के लिए अब हम क्या करेंगे, देखिएगा इस चीज का कहीं पर भी यूज नहीं है। अब तो यहाँ पे लिख दोगे नई लाइन से, चित्र 2 के लिए हम एक इस तरह से लूप मानते हैं जो कि चालक तार को कहीं पर भी स्पर्श नहीं करता है, अतः यहाँ पर एम्पेयर का परपतीय नियम नहीं लगेगा, अतः B बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर B बराबर 0 हो जाएगा, चित्र बना देना, इसका कहीं पे यूज नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आगे की बात करते हैं। तो अब हम संधारित्र के लिए बात करेंगे। हम संधारित्र के लिए माना कि संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल, संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल A तथा इसका पृष्ठ घनत्व, प्लेट का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तब प्लेटों के बीच का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन A। ये थी, और सिग्मा बराबर आप जानते हो पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है, आवेश बट्टे क्षेत्रफल, एक अंक क्षेत्रफल पर पृष्ठ आवेश घनत्व, यही तो होता है। तो ये सिग्मा की जगह यहाँ पे लगाएंगे, सॉरी ये एप्सिलॉन 0 ये चीज आएगी। और सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A होता है, तो क्या हो जाएगा Q अपॉन A बट्टे एप्सिलॉन 0। तो भैया आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो A एप्सिलॉन 0 ये चीज, ठीक है। ये आपने अभी हमने जब डेरिवेशन करा रहे थे दूसरे वाले चैप्टर में, धारता वाले चैप्टर में, दो प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र कितना होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का जब हम सूत्र कर रहे थे तो उसमें विद्युत क्षेत्र E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0A, ये Q अपॉन एप्सिलॉन 0A ये चीज आई थी ना, तो ये यहाँ पे लिख लो एप्सिलॉन 0A, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन 0A, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। या E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ये दूसरे चैप्टर से लिए गए फॉर्मूला है।
और आपका ये चीज़ है। यहाँ से आप फ्लक्स निकाल दीजिए, फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है E इंटू ए। ई की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, ई की वैल्यू रख दोगे तो क्या हो जाएगा E अपॉन एप्सिलॉन 0 ए इंटू ए से ए कट जाएगा, ये ए है, ए से ए कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, वैद्युत फ्लक्स बराबर आ जाएगा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन 0। और यहाँ से आपका Q बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 फ्लक्स Q की वैल्यू निकल आई है। ठीक है, और आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, तो इतना रामायण नहीं करते, यहाँ पे सीधे सीधे गॉस की प्रमेय यही तो होती है, पाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, यही तो होती है गॉस की प्रमेय। डायरेक्ट लगा दो गॉस की प्रमेय से, फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, लेकिन इतना ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, डायरेक्ट नहीं लगानी है हमें। ठीक है, राइट। तो ये Q का मान निकल आया, यहाँ से वैद्युत फ्लक्स Q का मान निकल आया। अब इस Q का मान, ये Q निकल आया, अब हम इसकी जगह कर रहे हैं, यहाँ से देखिएगा ये Q, यहाँ के बाद में आप देखिएगा ध्यान से कि मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ कि भाई हम, क्योंकि इसमें हमने परिवर्ती धारा प्रवाहित की है, जो परिवर्ती धारा प्रवाहित की है तो ये जो विद्युत क्षेत्र जो आ रहा है, ये कहाँ गया विद्युत क्षेत्र, ये वाला, तो ये भी परिवर्तित हो रहा होगा। तो हम मान रहे हैं परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, इसमें परिवर्ती धारा प्रवाहित करने के लिए तो क्या हो जाएगा, परिवर्ती धारा कितनी हो जाएगी, ये धारा का परिवर्तन डिफरेंस या आप डिस्प्लेसमेंट धारा मान लीजिए, परिवर्ती धारा, विस्थापनीय धारा कितनी हो जाएगी, आवेश परिवर्तन की दर को हम धारा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आवेश भी क्या हो रहा है, लगातार परिवर्तित हो रहा है समय, माना कि संधारित्र में आवेश लगातार परिवर्तित हो रहा है, हो रहा है। तो आवेश परिवर्तन की समय दर को हम धारा कहते हैं, और इसको मैंने डी लगा दी क्योंकि अलग धारा मान ली है ये। और Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी बट्टे डी टी। Q की जगह पे कितना है, एप्सिलॉन 0 फाई ई, ये एप्सिलॉन 0 को मैं बाहर निकाल लूँगा तो आई डी बराबर एप्सिलॉन 0 डी फाई ई बट्टे डी टी, ये आ जाएगा। तो यही है विस्थापन धारा का छूटा हुआ पद, यही, इसी को हम विस्थापन धारा कहते हैं। क्या आई डी को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं, जो कितने आती है। तो इसमें जो धारा आ जाएगी आई डी बराबर कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन 0 डी फाई ई बट्टे डी टी। तो जब भी कभी भी ऐसे लूप में हम धारा निकालने लगे जहां पर हमारा एम्पियर का परपत्र नियम नहीं लगेगा, तो वहां पर विस्थापन धारा लगानी पड़ेगी, ये वाली चीज। तो वहां पर ऐसे करके वैद्युत क्षेत्र या वो निकलेगा आई डी, विस्थापन धारा निकल जाएगी। तो उसके लिए ये लिख लेना, इसके बाद में ये लिख लेना, इसी को हम विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है, इसकी परिभाषा कैसे बनेगी भाई, फिर एम्पियर का जो परपत्तीय नियम है उसमें भी फिर चेंज किया गया। तो वो चेंज क्या हुआ वो मैं बताता हूं आपको, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ता हूं। देखिएगा, पहले तो हम नॉर्मली धारा की क्या परिभाषा होती है कि किसी परिपथ में आवेश प्रवाह से उत्पन्न धारा को चालन धारा कहते हैं, आईसी धारा कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे विस्थापन धारा क्या आएगी, किसी परिपथ में परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा आईडी कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका विस्थापन धारा। क्या है, विस्थापन धारा किसी परिपथ में परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण, क्योंकि हमने ये इसमें धारा कैसी प्रवाहित की थी, इसमें ऐसी धारा प्रवाहित की थी जो समय के साथ परिवर्तित हो रही है, अर्थात यहाँ पे हम परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं। परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण इसमें जो धारा उत्पन्न होगी संधारित्र में, या इसमें जो धारा प्रवाहित होगी उसको हम क्या बोलते हैं, आईडी, यानी विस्थापन धारा कहते हैं। राइट, तो विस्थापन धारा ये हो गई, क्लियर है। और विस्थापन धारा का मान कितना होता है वो आपको लिख देना है, आई डी बराबर एप्सिलॉन 0 डी फाई ई बट्टे डी टी, ये आ गया। ठीक है, ये चीज़ आ गई विस्थापन धारा।
अब आ रहा है मैक्सवेल का नियम। मैक्सवेल ने फिर अपना एम्पियर के परपतीय नियम को भी सुधारा। मैक्सवेल ने परपतीय नियम को सुधार के नहीं, उसका नाम क्या रख दिया, एम्पियर मैक्सवेल परपतीय नियम। ठीक है, और यहां पर नाम लिया मैक्सवेल एम्पियर परपतीय नियम। मैक्सवेल एम्पियर परपतीय नियम या मैक्सवेल का एम्पियर परपतीय नियम, तो मतलब एम्पियर के परपतीय नियम को इन्होंने सुधारा। और इन्होंने क्या कहा था, किसी भी आकृति के, या कोई भी आकृति है, किसी भी आकृति के लूप में, किसी भी आकृति के बंद लूप में, इन्होंने बताया, जैसे कि ये देखिएगा, मैक्सवेल ने एम्पियर के नियम को संशोधित करके क्या बताया कि किसी भी आकृति का कोई भी बंद लूप है और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र का, किसी भी आकृति के बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उसमें प्रवाहित कुल धारा, अर्थात उसकी, उस बंद लूप की चालन धारा और विस्थापन धारा के योग, चालन धारा और उसकी विस्थापन धारा के योग का μ0 गुना होता है। ठीक है, ये नियम बता दिया। पहला नियम क्या था, एम्पियर ने तो केवल इतना दिया था कि किसी चालक के, किसी भी बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उसमें बहने वाली धारा का, उससे प्रवाहित धारा का μ0 गुना होता है। केवल ये था नियम एम्पियर का। लेकिन मैक्सवेल ने इसको संशोधित करके क्या बोला था कि उस लूप में भाई दो धारा हो सकती हैं, किसी भी लूप में दो धारा हो सकती है, एक चालन धारा, एक विस्थापन धारा। तो ये नियम था कि किसी भी लूप, किसी भी आकृति के लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये जरूर बोलना है, किसी भी आकृति के लूप या किसी भी आकृति के बंद लूप, कोई भी कितना मेरा टेढ़ा मेढ़ा है, किसी भी आकृति के बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस लूप की चालन धारा और विस्थापन धारा के योग का μ0 गुना होता है। ये जो इस बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो है, वो इस लूप की चालन धारा और विस्थापन धारा के योग का μ0 गुना होता है, ये चीज़। तो भैया इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो IC हो जाएगा, ये μ0 और ID हो जाएगा। और ID की वैल्यू कितनी है, μ0 IC प्लस, और ये कितना हो जाएगा, μ0 ε0 और d∅e/dt, ये है आपका। ठीक है, तो ये आई है विस्थापन धारा निकल के, तो ये हो जाएगा आपका विस्थापन धारा का व्यंजक। और देखिएगा ये है आपका पूरा आधा चैप्टर यहाँ तक खत्म हो जाता है। अब यहाँ से बाद में आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और यहाँ के बाद में अभी नहीं, इससे भी पहले आपका मैक्सवेल ने अपने आप में 4 नियम और दिए थे। क्या दिए थे, मैक्सवेल ने 4 नियम और दिए हैं। यानी कि मैक्सवेल ने गॉस और आपका फैराडे और एम्पियर के नियमों को संशोधित करके 4 समीकरणें बनाई थी, जिनको मैक्सवेल की समीकरणें कहते हैं। उन 4 समीकरणों को और पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिएगा उन 4 समीकरणों को और पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैक्सवेल की 4 समीकरणें पढ़ेंगे, फिर आपका क्या रह जाएगा। चलो मैक्सवेल की 4 समीकरणें आगे बता देंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 4 समीकरण में कल बता दूंगा आपका। ठीक है, तो मिलता हूँ एक खूबसूरत वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।